हे गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हमने एचपी टेट जून 2026 की जो है तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो हम आज साइकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है, आज एक हम थ्योरी पढ़ेंगे जिस थ्योरी का नाम है कोलबर्ग। तो आपको पता है कोलबर्ग की जो थ्योरी होती है, बहुत बार पेपर में आता है कि कोलबर्ग की थ्योरी का क्या नाम है या मॉरल डेवलपमेंट जो है किसकी थ्योरी है। तो आपको पता होना चाहिए मॉरल डेवलपमेंट जो है वो है कोलबर्ग की थ्योरी है। ठीक है, तो ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और 1927 में ये थ्योरी जो है एस्टेब्लिश्ड की थी। उसके बाद ये थ्योरी किस पर बेस्ड थी, तो ये पूछ सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड थ्योरी जो है किसकी थ्योरी थी। तो आप बता सकते हो कि ये थ्योरी जो थी कोलबर्ग की थ्योरी थी, जिसको हम बोलते हैं मॉरल डेवलपमेंट। आपका इतना बेसिक इसका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अब मॉरल डेवलपमेंट होता क्या है, जिसको हम नैतिक विकास बोलते हैं हिंदी में, जिसका अर्थ है निर्णय लेना और अच्छे और सही गलत का निर्णय लेना नैतिक विकास कहलाता है। तो अच्छे बुरे और सही गलत का जो हम डिसीजन लेते हैं उसका क्या कहलाता है, नैतिक विकास कहलाता है। इन्हें अपने प्रयोग में पूर्ण रूप में पुरुषों को लिया गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से पुरुषों के ऊपर ही जोर दिया गया है, स्त्रियों के ऊपर जोर नहीं दिया गया है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ये किसने दिया था, कोलबर्ग ने दिया था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि कोलबर्ग ने क्या बताया हुआ है। सोशल डेवलपमेंट जो होती है आल्सो नोन एज अ मॉरल डेवलपमेंट, जो हमारी सोशल मतलब जो सामाजिक विज्ञान जो होता है हमारा, ऑल्सो मतलब वो ही हमारा क्या होता है, नैतिक विकास होता है। जैसे हम समाज में रहना सहना उठना बैठना बात करने का सलीका सीखते हैं, उसको ही हम नैतिक विकास बोलते हैं। इतना समझ आया आपको। नेक्स्ट हम बताते हैं आपको, नेक्स्ट है जो कोलबर्ग की एक स्टूडेंट थी जिसका नाम गैलिगन था। उनकी एक छात्रा थी, स्टूडेंट थी। उनका मानना था कि यह थ्योरी जो है फिमिनिस्टिक मतलब पर्सपेक्टिव से ध्यान नहीं रखती है। मतलब जो मैंने बताया कि ये सिर्फ पुरुषों के ऊपर ही ध्यान देती थी, स्त्रियों के ऊपर ध्यान नहीं देती थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नैतिक तर्क। नैतिक तर्क को हम बोलते हैं मॉरल डिसीजन लेने के लिए जो थिंकिंग का प्रयोग करते हैं। जब हम मॉरल कोई डिसीजन लेते हैं उसमें जब हम थिंकिंग सोचते हैं उसको कहते हैं हम मॉरल रीजनिंग, उसको हम कहते हैं। कभी आपसे पूछा जाए तो मॉरल रीजनिंग किसको बोलते हैं, तो रीजनिंग से आपने याद करना है कि हमारे दिमाग में थिंकिंग चलती है, सोचते हैं हम, तब हम उसका डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मॉरल डिलेमा। ठीक है, डिलेमा क्या होती है, दुविधा। इसको मैं आपको डिटेल में आगे एक्सप्लेन भी करूंगी लास्ट में। डिलेमा क्या होता है, दुविधा में डिसीजन मेकिंग, मतलब अपना डिसीजन मेकिंग की क्षमता की, कैसे आप सही गलत डिसीजन ले रहे हो। कि मान लो आप किसी सिचुएशन में फंसे हो जिस आपके सामने दो रास्ते हैं, एक सही है एक गलत है, पर उस टाइम आपको दोनों ही सही लगते हैं, बट आप उस टाइम पे सोच के किसी अच्छे डिसीजन में पहुंच के एक डिसीजन लेते हो, उसको क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग। मतलब एक दुविधा में फंस के भी आप एक अच्छा डिसीजन ले रहे हो, तो आप में तर्क करने की, थिंकिंग करने की, सोच विचार करने की क्षमता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो डिस्कस करते हैं वो है डिस्कशन से डेवलपमेंट होगा और मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, जो हमारा मॉरल डेवलपमेंट है, ठीक है, हमारी जो डेवलपमेंट होती है, जो डिलेमा आता है, हम किसी से पूछ के डिस्कशन करके अपना मॉरल रीजनिंग या मॉरल डिलेमा डिसीजन मेकिंग जो है कर सकते हैं। अब इसमें से मेन क्वेश्चन यही आता है कि मॉरल रीजनिंग क्या होती है, डिलेमा क्या होता है, तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बताते हैं, इसमें हमारे जो कोलबर्ग के नैतिक विकास है, बार बार क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने लेवल्स होते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं। तो ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। हमारे यहाँ पे 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 6 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। तो पहला लेवल,
ठीक है, पहला लेवल और पहली स्टेज हम यहाँ पे देखते हैं। हर एक लेवल की 2-2 स्टेजेस होती हैं, 3 लेवल में ये बँटा होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेवल है हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल, जो कि हमारा 4 से 10 साल के बीच में आता है, जिसको हम पूरब परंपरागत बोलते हैं लेवल। जिसमें पहले आपने देखो कहानी से इसको याद रखना है, जिसको हम पहले बोलते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। मतलब जब भी बच्चा एक पैदा होता है, वो स्टार्टिंग में गलतियां करता है, माँ बाप से उसको गालियां पड़ती हैं, सज़ा मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। फिर क्या करता है, जब वो धीरे धीरे सीखता है, इन सारी चीज़ों को सीखता है, सज़ा मिलती है, घर से बाहर जब जाता है, स्कूल में जाता है, तब आपने देखा होगा कि इंस्ट्रूमेंटल पर्पस मतलब लेना देना, एक्सचेंज जिसको बोलते हैं। मतलब मान लो अगर एक बच्चे ने आज मेरे साथ टिफ़िन शेयर किया, तो हम उसको बोलते हैं ना कि तुम मुझे ये देगा, पेन देगा, तो मैं तुम्हें अपना पेन भी दूंगी। ऐसे होता ना, तुम मुझे ये वाली चीज़ खाने को देगे, तो मैं भी तुम्हें अपनी दूंगी। तो एक्सचेंज होता है इसमें, ठीक है। इसमें एक्सचेंज करते हैं, मतलब टिट फॉर टैट। मान लो एक ने मुझे मारी, तो मैं भी आवाज़ में उससे लड़ने लग जाऊं, क्योंकि हमारी थिंकिंग इस टाइम डेवलपमेंट नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बताते हैं आपको। नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशनल लेवल, जो कि हमारा 10 से 13 साल की उम्र तक होता है। एज इसमें पूछी नहीं जाती है, फिर भी आपने याद रखना है, जिसको हम पारंपरिक लेवल बोलते हैं, कन्वेंशनल लेवल। तो इसमें पहले देखो, बच्चे ने जन्म लिया, सज़ा मतलब उन्होंने पनिशमेंट मिली उनको, पनिशमेंट के बाद सीखा, फिर स्कूल आए, फिर स्कूल में उन्होंने एक्सचेंज किया, से मतलब टिट फॉर टैट वाली स्टेज जो आती है, मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद जब वो सीख जाता है कि हाँ ये लड़के, हम इसको चीज़ दे के उसने मुझे नहीं दिया, फिर हम बनते हैं अच्छे गुड बॉय एंड गुड गर्ल की स्टेज। बहुत बार पूछा जाता है कौन सी स्टेज में है, तो कन्वेंशनल लेवल का सेकंड स्टेज है, और सॉरी हमारी जो लेवल है वो सेकंड लेवल है और थर्ड स्टेज। सो नेक्स्ट है हमारा लॉ एंड ऑर्डर्स। आपने देख लिया कि बच्चा गुड बॉय एंड गुड गर्ल भी बन गया, अब वो अच्छा बन गया है, तो उसको समाज में रहने के लॉ एंड ऑर्डर्स मतलब रहने के कानून, लॉ पता होने चाहिए कि हमें अपने समाज में कैसे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, कैसे किसी के साथ रहना है, बात करनी है, तो उसका पता होना चाहिए, ठीक है। कहानी की तरह याद रखोगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेवल, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। नेक्स्ट लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जो कि 13 साल से ऊपर का लेवल होता है। जिसमें क्या होता है, अब बच्चे ने गुड बॉय भी बन गया, गुड गर्ल भी बन गई, फिर उन्होंने सोशल ऑर्डर भी देख लिए कि कैसे रहना है, फिर वो अपने अपने राइट्स के बारे में, सोशल जो हम समाज में रहते हैं, हमारे इंडिविजुअल के क्या राइट्स हैं उनको सीखता है। फिर जब वो सब कुछ सीख लेता है, तो उनके अंदर एक समाज के कल्याण की भावना आती है कि मैंने अपने समाज की भावना, जैसे कि अपने समाज के लिए अच्छा काम करना है, मतलब एक अच्छा ह्यूमन कैसे डेवलपमेंट होना है उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो आपने एक कहानी की तरह सीक्वेंस से इसको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं रहेगी, तो मैं आपके लिए इसकी ट्रिक भी लेके आऊँगी। अगर आपको ट्रिक से पढ़ना है, तो मैं आपको ट्रिक से भी पढ़ा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। इसका क्रिटिसिज्म क्या है, तो हम क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं। तो हम जो है आलोचना के ऊपर बात करते हैं, क्रिटिसिज्म जिसको बोलते हैं। तो मैंने पहले बोला है कि ये सभी संस्कृतियों पर लागू नहीं होती है। पहला क्रिटिसिज्म, लिंग रूढ़िवादिता पाई गई है, मतलब जेंडर वाइज, मतलब इसमें स्त्रियों पर ध्यान नहीं दिया गया है, पुरुषों पर ध्यान दिया गया है। परिकल्पनात्मक परिस्थितियां हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, अमूर्त सोच होती है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो आज की थ्योरी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।